Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of AITS minor test 2 which was held on 9th February 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number 47 जो पहला है, ये assertion का क्वेश्चन है. assertion बोलता है कि द ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ऑफ डी ब्लॉक मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. बिल्कुल सही है. जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक का होता है वो तो या ऑक्साइड के साथ जाएगा या फ्लोराइड के साथ जाएगा. इसका रीजन क्या होता है कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, साथ में इसका लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होता है, इसलिए स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन भी कर लेता है वो. ऑक्सीजन के साथ तो एक और प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है और वह डी पाई पी पाई बॉन्ड भी बना सकता है. जैसे देखिए ये ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी भी है. मैग्नीज ना MnF7 नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है? क्योंकि +7 में स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ तो शो नहीं कर सकता है, लेकिन मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ शो करता है क्योंकि इसमें स्टेरिक क्राउडिंग घट गई. यहाँ पे 7 है, यहाँ पे सीधे हाफ हो जाएगा, 3.5 कंट्रीब्यूशन ले लेता है मैग्नीज, तो इसलिए ये करता है यहाँ पे. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. द स्मॉल साइज एंड द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज द मेटल टू इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, रीजन है. तो असर्शन रीजन दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो इसलिए 47 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 50. Select the correct statements among 1 to 3rd are given for the valence bond theory. VBT के रिस्पेक्ट में कौन कौन सही है? It can explain the color exhibited by the transition metal. ना, transition metal complex कलर के बारे में नहीं बताता है. कलर बताता है CFT, DD ट्रांजिशन की वजह से चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा वगैरह, ये CFT बताता है. इसके बाद एक कुछ भी नहीं बताए थे. इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे. स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड CFT का कॉन्सेप्ट था कि उसमें किसमें पेयरिंग ज्यादा है, कम होगी, कितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, इसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड डिसाइड कर पाए थे. इट कैन प्रिडिक्ट क्वालिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स. ये सही स्टेटमेंट है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में बताया था. पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक के बारे में VBT बताया था. जरा समझिए, सुनिए मेरी बात को. देखिए VBT को नहीं पता था. इसमें बच्चे थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेकन होते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि क्योंकि NCERT एक लिखा है कि क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक डाटा को इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता है. इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक, आगे हम लोग बात करेंगे इसमें, थोड़ा सा बताएंगे आपको, लेकिन अभी सुनिए. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब बस दो चीज है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. किसी कॉम्प्लेक्स का पारा और डाई VBT बताता है. जब तक ये नहीं पता होता, अगर उसको SFL WFL भी तो नहीं पता है, और अगर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर में अगर ये भी नहीं पता है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ बता ही नहीं सकता है कि इसमें पेयरिंग होगा, इसमें पेयरिंग नहीं होगा, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतना, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतना. वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के सहारा लेकर ही, वो मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का सहारा लेकर ही बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड की तरह ट्रीट कर रहा है, ये पेयरिंग कर रहा है, पेयरिंग नहीं कर रहा है. जैसे में कोबाल्ट, एक एग्जांपल लेते हैं. कोबाल्ट C2O4 का होल थ्राइस पूरे पे चार्ज 3- है. यहाँ पे कोबाल्ट +3 है, 4s0 3d6 हो जाएगा, और 4s0 है 3d6 है. 1 2 3 4 5 6. ऑक्सीलेटो में जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन डोनर एटम जनरली वीक फील्ड की तरह ट्रीट करते हैं. अगर वीक फील्ड की तरह ट्रीट करते तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाता, पेयरिंग नहीं करवा लेता, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता, कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक. लेकिन VBT बताया कि नहीं, दिस कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक. क्यों? क्योंकि इसमें पेयरिंग हुआ है. पेयरिंग संभव है तभी तो यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बन जाएंगे और कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा. एक्चुअली बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स को रखा गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा था, इसका मतलब कि वह डायमैग्नेटिक था. लेकिन एक्सपेक्टेड क्या था कि पैरामैग्नेटिक 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को आपने वीक फील्ड बना के रखा है, तो नहीं बोला गया कि कोबाल्ट +3 के लिए ऑक्सीजन डोनर. बाकी और भी पे एक्सपेरिमेंट किया गया, H2 वगैरह लेकर भी एक्सपेरिमेंट किया गया, तो देखा गया कि ऑक्सीजन डोनर के लिए सारे के सारे डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आ रहा है, तो बोल दिया गया कि नहीं, दिस इज ऑक्सीजन डोनर कोबाल्ट +3 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड की, मतलब वहां पेयरिंग करवा सकते हो और इसका बिहेवियर होगा डायमैग्नेटिक. मेरे कहने का मतलब यह है कि वह VBT पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर से ही बता पाता है कि कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होता है, और ये भी बताया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा. हम इसका क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन जो मैग्नेटिक डाटा का है ना, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन से जो फर्क आते हैं मैग्नेटिक डाटा में,
मैग्नेटिक मोमेंट में, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे MnO4 माइनस रूम टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक है, हाई टेम्परेचर पे डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये जो उसका चेंजेज आ रहा है ना, ये उसको नहीं पता था। जो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा है वो VBT को नहीं पता था कि किसमें क्या वेरिएशन कैसे कैसे आएगा। लेकिन प्रॉपर्टी अगर बात करने के लिए बोले कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताना है, तो ये VBT को बताया था कि हाँ, इसके तरह से प्रिडिक्शन किया था कि ये पैरामैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक है, और उसी की मदद से उन्होंने किसी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, सारा चीज बताया था उन्होंने। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है इसका। देखते हैं कौन सा फर्स्ट से गलत है। फर्स्ट गलत है, थर्ड सही है। इसमें भी तीनों के तीनों से गलत है, नन ऑफ दिस नहीं। इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। 50 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। Among the group 15 hydrides, the negative value of enthalpy of formation। देखिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट स्टेबल है, प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा निगेटिव होगा। एक चीज मैं और बताया था आप लोग को कि जितने भी ब्लॉक केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी होते हैं, वो हर ब्लॉक में याद नहीं किया जाता है। एक ही ब्लॉक में आप उसको कंक्लूजन याद कीजिए और उसी को सब में अप्लाई कीजिए। जैसे मैं हाइड्राइड की अगर बात करूं तो NH3, PH3, SS3, SbH3 एंड BiH3। मैं बताया था कि प्रॉपर्टी डिस्कस करना है किसी भी हाइड्राइड का, सबसे पहले बॉन्ड लेंथ से शुरू करो। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा। बॉन्ड थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। जिसको तोड़ने में मुश्किल होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। एसिडी के स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, साइज ऑफ एनायन ज्यादा होगा, कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब कि NH3 स्टेबल है, और NH3 जब स्टेबल होगा तो इसका डेल्टा H फॉर्मेशन निगेटिव हो जाएगा, या ये बोल सकते हैं कि निगेटिव में सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। 53 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, NH3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। यहां पे कुछ सॉल्ट गिवन है और इसका फॉर्मूला गिवन है। देखिए, मैं बताता हूं आपको, पी ब्लॉक पढ़िएगा ना तो हर एक स्टार्टिंग में अकरेंस दिया हुआ है उसको। तो अकरेंस में कुछ कुछ कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला गिवन है। जैसे बाय द वे नाइट्रोजन फैमिली का अकरेंस क्या है, चाइल्ड सॉल्टपीटर, इंडियन सॉल्टपीटर, उस तरह से फास्फोरस का क्या है, फ्लोरेपेटाइट वगैरह। तो मैं बताना कि सब उसी तरह से एल्युमिनियम, मतलब सब में दिया हुआ है। तो अकरेंस बच्चा छोड़ देते हैं, उसमें क्या करता है, कभी फॉर्मूला दे देगा उसमें और कंपाउंड का, उसका मैच द फॉलोइंग किसी का पूछ देगा। पहले हम लोग मेट्रोलॉजी वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते थे और वगैरह के नाम से, अब कुछ है भी नहीं उसमें, चैप्टर ही नहीं है, छूट जाएगा, बाय द वे पूछ देगा तो फिर गलत करके आ जाएंगे। इसलिए अकरेंस में जो फॉर्मूला दिया हुआ है कंपाउंड का, वो आपको जरूर याद होना चाहिए। इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2 होता है, फोर्थ हो जाएगा। फ्लोरेस्पार CF2 होता है तो थर्ड हो जाएगा। गलेना PbS होता है, फर्स्ट हो जाएगा। जिंक ब्लेंडे ZnS होता है, सेकंड हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फोर्थ तो एक ही में है, और सब देख लीजिए, थर्ड फर्स्ट सही है। 55 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 59। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट परमैग्नेट एंड मैग्नेट आयन। परमैग्नेट होता है MnO4 माइनस और मैग्नेट होता है MnO4 2 माइनस। इसका स्ट्रक्चर होता है Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। ये sp3 होता है टेट्राहेड्रल, ये भी sp3 होता है टेट्राहेड्रल। ये रूम टेम्परेचर पे डायमैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक रूम टेम्परेचर पे होता है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, इसमें +6 होता है। +7 में D0 होता है, D1 होता है। तो D1 होने की वजह से ही पैरामैग्नेटिक रूम टेम्परेचर पे होता है। इसका कलर पर्पल होता है और इसका कलर ग्रीन होता है। देख लिया जाए क्या कुछ पूछ रहा है। पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस बाय द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नेट। बिल्कुल सही है, इसमें सबके सब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया ना। अब sp3 है तो p के p सारा का सारा p चला गया है सिग्मा बॉन्ड में, क्योंकि पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेंट्स वाले सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, एक्सेप्ट इन बेंजाइन। बेंजाइन में हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड भी रखता है sp2 में, लेकिन बाकी p 3p चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, तो सिग्मा बॉन्ड रखेगा या लोन पे रखेगा। तो बाकी तो इसमें मैग्नीज के पास p है नहीं, तो सबके सब जो भी इसमें पाई बॉन्ड बनेंगे सब किससे मदद से बनेंगे, डी पाई पी पाई। सिंस इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसमें भी जितना भी पाई बॉन्ड बनेंगे सब डी पाई पी पाई से बनेंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही, मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक क्योंकि D1 इसमें होता है। द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल, बिल्कुल दोनों सही टेट्राहेड्रल है। परमैग्नेट इज पैरामैग्नेट, सॉरी, परमानेंट मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये गलत स्टेटमेंट है। परमैग्नेट आयन ए है, वो बोला है पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ना ये गलत है, ये तो रूम टेम्परेचर पे डायमैग्नेटिक, इसमें वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहाँ, D0 है, तो पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता है, इसलिए गलत स्टेटमेंट हो गया। तो मेरा इनकरेक्ट ही पूछा है, तो 59 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 62, आईपेक नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड HgCO HCN का होल 4। देखिए इसमें बच्चा को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सब मरकरी का +1 लेके +2 ले, या तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो बाइफरकेट करके पूछ लेगा, बाइफरकेट कर दे ताकि आप अलग कर पाए आराम से कि ये गलत है। देखिए ऑप्शन देखा जाए, मरकरी 1, ठीक है, जब मरकरी 1 होगा इस पे तो यहाँ पे -1 होगा, इसका वैल्यू +3 आ जाएगा। मरकरी 1 टेट्राथायोसाइनेटो N, गलत हो गया, S ना, टेट्राथायोसाइनेटो S नॉट N, N नहीं ना, क्योंकि सल्फर जुड़ रहा है तो ये गलत हो गया। कोबाल्टेट तो सही है, 3 भी सही, लेकिन N गलत हो गया। मरकरी 2 सही है, 2 अगर लेंगे तो इस पे चार्ज +2 हो जाएगा। टेट्राथायोसाइनेटो C कहां से आएगा, S जाता है, या ये भी गलत है, C नहीं S आएगा। मरकरी 2 टेट्राथायोसाइनेटो S, कोबाल्टेट 3, ये सही है, बिल्कुल सही है। कोबाल्टेट क्यों यूज करें, निगेटिव एनायन है, यहाँ पे निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, निगेटिव कॉम्प्लेक्स के लैटिन नेम में लास्ट में एड जोड़ के यूज करते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। मरकरी 2 टेट्राथायोसाइनेटो N, कोबाल्ट नहीं, कोबाल्ट गलत हो गया, कोबाल्टेट यूज करेंगे हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए, कोबाल्टेट, ठीक है। तो 62 का सही आईपेक नेम 3rd है, इसलिए 62 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 ये बोल रहा है द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमरिज्म। कौन आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, देखा जाए Ni, इसको लिख लेते हैं पहला का MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है। इसमें B2 को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, BB को पहले सिस पे रखें, A। इसमें POS होगा इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, POS इसमें प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब एक बार हम लोग BB को ट्रांस पे रखें, A, तो ये सिस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर, तो आइसोमर तो शो करेगा ना, ठीक है सर। इसमें Ni के ऊपर चार्ज +2 है, ये वीकफील्ड की तरह काम करेंगे, जब वीकफील्ड की तरह काम करेंगे तो क्या हो जाएंगे, पेयरिंग तो नहीं होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4s0 3d8 हो जाएगा, पेयरिंग नहीं करवा सकते, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में GI तो शो करेंगे नहीं, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी GI शो नहीं करता है, 6 बॉन्ड एंगल और 6 के 6 बॉन्ड एंगल 109। GI शो करने, कोई कंपाउंड GI शो करेगा, कैसे पता चलेगा, तो कोई कॉम्प्लेक्स GI शो तभी कर सकता है जब उसके लिगेंड के पोजीशन को चेंज करने से अगर उस लिगेंड के बीच में बॉन्ड एंगल चेंज कर जाए तो हम लोग बोलेंगे GI शो कर रहा है, और अगर बॉन्ड एंगल चेंज ना करे तो बोलेंगे GI शो नहीं कर रहा है। तो टेट्राहेड्रल में 6 बॉन्ड एंगल, 6 के 6 109.28 होता है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं करेगा, किसी भी लिगेंड को कहीं से भी चेंज करके लाकर रखें बॉन्ड एंगल 109 पे ही रहेगा, तो इसलिए टेट्राहेड्रल कभी GI शो नहीं करता है। अब ऑप्टिकल के लिए सोचते हैं, तो ऑप्टिकल टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल शो करता है कब, जब चारों लिगेंड डिफरेंट हो या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट का केस आ जाए तो कर सकता है। इसमें चारों लिगेंड डिफरेंट है नहीं, तो ऑप्टिकल भी नहीं शो कर सकता है। स्ट्रक्चर में देख लिया जाए, आयनाइजेशन शो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें 2 तरह के आयन नहीं है, लिंकेज नहीं शो कर सकता, एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, हाइड्रेट कर नहीं सकता है, और कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स केटायनिक और एनायन, केटायन और एनायन दोनों मेरा कॉम्प्लेक्स नेचर के नहीं है, इसलिए वो भी नहीं शो कर सकते। तो इसलिए यही मेरा आंसर हो जाएगा, दिस विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। ये देखो तीनों के तीनों अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो उस केस में ए बाकी सब तो कुछ नहीं शो करेंगे, लेकिन इस सिस ओरिएंटेशन में जब आते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, और रिपल्सन ज्यादा होने से ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के प्लेन से बाहर चले जाते हैं। जब प्लेन से बाहर जाएंगे तो POS नहीं रहेगा, जब POS नहीं रहेगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक नारा है कि 3 बाइडेंटेट कंटेनिंग सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, उससे मतलब नहीं है, 3 बाइडेंटेट कंटेनिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ये GI नहीं शो करेगा लेकिन ऑप्टिकल शो करेगा ये वाला, तो इसलिए ये भी शो करेगा। और ये तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसके लिए SFL काम करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 PT+2 होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स
सीस एंड ट्रांस शो कर सकता है इसमें दो, ये बहुत आसान है, ये भी शो कर सकता है। तो कौन नहीं शो करेगा? तो सेकेंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद टू डिफरेंट लिगेंड्स विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। तो 65 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, द फॉर्मेशन ऑफ विच कॉम्प्लेक्स among the following is not a confirmatory test for the Pb+2। ठीक है, लेड आयोडाइड, बिल्कुल सही है। देखो लेड +2 का जब आयोडीन Ki से रिएक्शन करता है ना एक्सेस में लेकर, तो PbI4 का फॉर्मेशन कर लेता है 2-, तो ये यूज होता है सर। लेड क्रोमेट Pb+2 क्रोमेट का येलो PPT बनाता है, PbCrO4 येलो PPT देता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है। लेड सल्फेट व्हाइट PPT देता है। लेड नाइट्रेट सॉल्युबल हो जाता है, ये नहीं देता है, तो इसका हमारा कोई काम नहीं है। लेड नाइट्रेट का उसके कंफर्मेटरी टेस्ट में किसी तरह कोई काम नहीं होता है, इसलिए कौन कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं बताएगा? लेड नाइट्रेट। 72 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ आयंस विच आर ब्लू इन कलर। तो इसको कलर शो करने के लिए आपको एक डी ब्लॉक में चार्ट गिवन है कलर का, डी ब्लॉक कैटायन को आपको याद करना पड़ेगा। देखा जाए लेकिन क्रोमियम +2 ब्लू कलर का होता है, सही है। कुकर भी ब्लू कलर का। वेनेडियम +3 ग्रीन होता है, वेनेडियम +3 Fe+2 निकल +2 ये तीनों ग्रीन होते हैं। फेनी भी ग्रीन कलर का होता है, तो ये ग्रीन हो गया ना, दोनों ब्लू कलर के है ना, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। कॉपर +2 ब्लू होते हैं, वेनेडियम +3 अभी देखे ग्रीन होता है, कुकर ब्लू कलर का, तो ये तो होगा, लेकिन ये वेनेडियम +3 ग्रीन होता है, तो गलत हो गया अभी आंसर। कॉपर +2 ब्लू होता है, क्रोमियम +2 अभी बताया ब्लू कलर का होता है, वेनेडियम +3 ग्रीन होता है, वेनेडियम +4 ब्लू होता है, वेनेडियम +4 ब्लू इन कलर, तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो 78 का थर्ड ही सही लग रहा है। इसमें भी देखा जाए वेनेडियम +4 ब्लू सही है, लेकिन वेनेडियम +3 ग्रीन हो जाता है, तो गलत हो गया। जिंक +1 का कलर क्या है? जिंक +1 तो ऐसे अनस्टेबल है, जिंक +2 है जो कि कलरलेस होता है, वेनेडियम +3 ग्रीन होता है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, तो इसे 78 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 82, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन इज। अच्छा, ऑक्सीजन फैमिली में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। पोलोनोमियल भी हो सकता है, लेकिन पोलोनोमियल को हम लोग इग्नोर कर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन O2, सल्फर एसेट, एसी भी जनरली एसेट, ये लोग नेटवर्क स्ट्रक्चर है। तो देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेगा तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है। तो टेलोरियम हैज गॉट द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। 82 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, Among the given oxides, number of acidic oxide is। देखिए ये मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि ऑक्साइड का एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पूरे पीरियोडिक टेबल में आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि देखो सब जगह पढ़ना है। पीटी में दिया हुआ है हमारा चार्ट के ऑक्साइड एंड हाइड्राइड का, पूरे डी ब्लॉक में पढ़ना है, पूरे पी ब्लॉक में पीरियोडिक रिएक्शन विद ऑक्सीजन सब में पढ़ना है, तो उसके सभी में ऑक्साइड का नेचर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लोरीन +7 में नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, CO न्यूट्रल ऑक्साइड है, PbO एम्फोटेरिक, लेड का सब गए पंजाबी सॉन्ग जनाबे अली भी बेकार गया, तो न्यूट्रल एम्फोटेरिक होता है। N2 और न्यूट्रल ऑक्साइड है, NO भी न्यूट्रल है, Al2O3 एम्फोटेरिक है, N2O5 एसिडिक है, SNO2 सब गए पंजाबी सॉन्ग ये भी एम्फोटेरिक होता है। तो एसिडिक कौन कौन से है? Cl2O7, N2O5 ये दोनों एसिडिक है। तो नंबर पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्साइड 2 हो जाएंगे, तो इसलिए 84 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, द नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज। डायमैग्नेटिक कितना है देखा जाए, NiCN का होल 4 2-, Ni के ऊपर चार्ज +2, ASFL होगा, पेयरिंग करवाएगा, यह पेयरिंग करवाएगा। 4s0 3d8 होता है, 4s0 है 3d8 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयरिंग करवा लेगा। एक डी खाली, क्योंकि 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका। और बिहेवियर कैसा होगा? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक, तो एक तो डायमैग्नेटिक ये हो गया। NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, Ni के ऊपर चार्ज 0, 4s2 3d8 ये भी है।
देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, लेकिन दिक्कत क्या आती है NiCO4 के साथ, ये 4s2 है, 3d8 है, यह 4p खाली है। अब इसमें अगर बाय द वे D का पेयरिंग करवा के DsP2 इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का यूज भी करना चाहे तो इसके पास S खाली नहीं, क्योंकि उसमें बॉन्ड में तो वही पार्टिसिपेट, हाइब्रिडाइजेशन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन में वही पार्टिसिपेट कर पाते हैं जो खाली हो। सेंट्रल मेटल आयन के जो खाली ऑर्बिटल होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उसको तो कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, किसको, लिगेंड को, तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है। तो इसलिए S यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए लायक है नहीं, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, तो इसलिए हट गया यहां से। तो इसको पहले खाली करवाना है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसको D को पेयरिंग नहीं करवाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है यहां से दोनों को। अब ये बन गया D10, ये बन गया 0। तो बेसिकली NiCO4 में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कॉम्प्लेक्स में होता है 4s0 3d10 हो जाता है, पैरामैग्नेटिक नहीं डायमैग्नेटिक हो गया, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है। FeS2O का होल 4 Fe+2 है, 4s0 3d6, कोई वीक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, पेयरिंग नहीं हो सकता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 n हो जाएंगे, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू √4 × 4+2 हो जाएगा, √24 bm हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, पारा है। अब कॉपर+2 के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, 4s0 3d9, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, D7 इन द केस ऑफ coordination number 6 and D9 in the case of coordination number 4 in the presence of a strong field ligand excitation of electron takes place। एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा जो एक्साइटेड होगा, तो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। NiCl4 Ni+2 3d8 4s0, Ni+2 के लिए Cl- वीक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, पेयरिंग नहीं होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, तो इसलिए भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पारा। डायमैग्नेटिक कौन कौन है, NiCN का होल 4 2- एंड NiCO4, ये दोनों डायमैग्नेटिक है। तो नंबर पूछा है, नंबर इसकी संख्या 2 हो जाएगी, तो 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू फॉर द कॉम्प्लेक्स CO चार्ज +2 4s0 3d7, 4s0 है, 3d7 है, 2 4 5 6 7, इसका 4p खाली है, 4d खाली है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा, SFL है, SFL है, इसका मतलब पेयरिंग करवाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लिया, पेयरिंग करवाने के बाद 2 2 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां एक्साइट कर देता है वो, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा फिर D2sp3। यही चीज बता रहे थे इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, D7 होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो जाएगी 1 + 1/2 1 √1 × 1+2 √3 bm, √3 bm की वैल्यू 1.732 bm होता है, तो 1.732 bm इसका आंसर हो जाएगा। तो 90 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।